Very good morning, 10th class. How are you, children? I hope you are going through your lessons properly, revising everything, making your notes. Keep reading your chapters so that you can prepare good for your exams. We'll be having some test in few days, and all that we have read up till now will be evaluated in those tests. So keep reading your lessons and also preparing your notes. Coming to our lesson, in the last two classes, we have studied about the unification of two countries, first Germany and second Italy. The unification process was somewhat same था ना बच्चों? दोनों countries कैसे unify हुए? They were part of different empires, और एक जो ओरिजिनल स्टेट था उसने इनिशिएटिव लिया, प्रशिया इन जर्मनी एंड सार्डिनिया इन इटली. दे टुक इनिशिएटिव, दे फॉट विथ अदर एम्पायर्स, वॉर्स हुए, लड़ाई हुई. दूसरी एम्पायर्स के अंडर में जो एरियाज़ थे, अगेन आई एम सेइंग, दूसरी एम्पायर्स के अंडर में जो एरियाज़ थे जहाँ सेम लैंग्वेज सेम रेस के लोग रहते थे, उन्हें फ्री कराया गया और उस जो ओरिजिनल स्टेट था उसमें मर्ज करके एक कंट्री बनाया गया. यही प्रोसेस समवॉट जर्मनी का था जहाँ प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया, और यही प्रोसेस समवॉट इटली में था जहाँ सार्डिनिया ने इनिशिएटिव लिया. तो ये दोनों प्रोसेस समवॉट सेम थे, है ना? यही हमने पढ़ा था अभी तक. तो ये तो यूनिफिकेशन हमने पढ़ा, दैट वाज ऑफ इटली एंड जर्मनी. अब आज का जो टॉपिक है बच्चों, हेडिंग देखो क्या दे रखा है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जा रहा है, लिसन केयरफुली, स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ भी हम यूनिफिकेशन ही पढ़ेंगे. जैसे जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन था, here also we are going to read about the unification of Great Britain. But you will say Great Britain was itself an empire. उसके एरियाज़ तो किसी और एम्पायर के अंडर में थे ही नहीं, बट इट्सेल्फ वो जो एक किंगडम है, बहुत बड़ी एम्पायर, वो डिवाइडेड थी, वो जो यूनिफाई हुआ. हाँ, अभी जब हम पढ़ेंगे लेसन यू विल बी एबल टू नो, किसी और एम्पायर के अंडर से एरिया फ्री नहीं किए गए, अपने आप में ही जो कंट्री बटा हुआ था उसको ज्वाइन किया गया. दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. इसीलिए हमारा हेडिंग क्या है आज का बच्चों, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. लेट्स सी व्हाट इज इट. द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ग्रेट ब्रिटेन. एक कंट्री, एक आइडियल कंट्री या एक मॉडल ऑफ नेशन स्टेट, कि भाई एक नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए. बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि वो एग्जाम्पल कंट्री कौन हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन. उसके जैसे जैसे ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, वैसे ही और कंट्रीज़ और नेशन स्टेट्स को बनना था. तो इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडर्न और नेशन स्टेट. इन ब्रिटेन, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. अचानक से नहीं हुआ. See, Germany, it was a revolution only, एक change, एक लड़ाई. इटली भी सडनली सब कुछ हुआ within few years. These country were united, है ना? कुछ साल लगे, 7 years जर्मनी को and few years इटली को, and they were unified as nation state. लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन. इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. एक बहुत लंबा समय लगा. अभी देखना, इट टुक हाउ मेनी ईयर्स. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century. बिफोर 18th century कोई भी कंट्री बाय द नेम ग्रेट ब्रिटेन नहीं था. मैंने क्या बोला,
कंट्री बाय द नेम ग्रेट ब्रिटेन, जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इस नाम से कोई कंट्री नहीं था। फिर क्या था? द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, आइल्स मीन्स आइलैंड, ये एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता है यूनाइटेड किंगडम इज़ एन आइलैंड कंट्री। उस आइलैंड पर जो लोग रहते थे उनकी प्राइमरी आइडेंटिटीज़ अलग अलग थी। वो था, बहुत पहले से था, लेकिन आज जो हम एक कंट्री देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, वैसा नहीं था। वहाँ जो लोग रहते थे वो 4 अलग अलग रेसेस में बटे हुए थे। वह एथनिक वंस, रेस अलग अलग थी, सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। अंडरलाइन करो ये चारों बच्चों, किस किस में बटे हुए थे लोग? दे वर इंग्लिश पीपल, दे वर वेल्श, दे वर स्कॉट एंड दे वर आयरिश पीपल। ये 4 पहचान थे, एथनिक ग्रुप्स थे 4 जो उस आइलैंड पर रहते थे। All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. Very clearly divided 4 identities, 4 groups. सब कुछ इनका अलग अलग था। इंग्लिश का अलग, वेल्श का अलग, स्कॉटिश का अलग। स्कॉटिश आइलैंड्स के बारे में तो आपने पोएम्स भी पढ़ी होंगी, है ना? माउंटेनियस एरिया था पूरा स्कॉटलैंड। सी, तो सबकी पहचान अलग अलग, रूल करने का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अलग अलग है, कल्चर, ट्रेडिशंस, खान पान, पहनावा, सब कुछ डिफरेंट। तो 4 ग्रुप्स आप कह सकते हो जो उस ब्रिटिश आइलैंड पर रहते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, बट स्लोली एज द टाइम पास, इन चारों ग्रुप में से कौन धीरे धीरे पावरफुल होता गया? द इंग्लिश नेशन। उन 4 थे ना, एक इंग्लिश नेशन था, एक वेल्श था, एक स्कॉटिश था और एक आयरिश था। इन चारों में से धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई सबसे पहले इंग्लिश नेशन में। वो धीरे धीरे, इंग्लैंड इसका है, उस कंट्री का नाम क्या था? इंग्लैंड। वो धीरे धीरे पावरफुल होता गया चारों में से। It was able to extend its influence over the other nations of the islands. And what did it do? उसने धीरे धीरे, फिर जब एक कोई बहुत पावरफुल हो जाता है ना, बेसिक ह्यूमन नेचर, जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे दूसरों को अपने कंट्रोल में लेने लगते हैं। सेम थिंग हैपेंड विथ इंग्लिश नेशन ऑल्सो। एज इट ग्रू इन इम्पॉर्टेंस एंड पावर, उसने दूसरे एरियाज़ पर अपना इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच had seized power, captured, जिसने कब्जा कर लिया था from the monarchy in 1688. Underline करो, in England में constitutional monarchy was established in 1688. At the end of a protracted conflict, parliament और monarchy के बीच में एक conflict हुई, संघर्ष हुआ और parliament ने powers अपने हाथ में ले लिए and monarchy was only for namesake. Was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. So after that, after 1688, when Parliament took control in its hand, धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर को extend करना शुरू किया. The central state was England. Now the English people started putting their influence on the other parts. कौन से हैं other parts बच्चों? Welsh, Scottish and Irish. सबसे पहले The Act of Union was signed between England and Scotland, which year? 1707. That resulted in the formation, दोनों के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई बाय द नेम द एक्ट ऑफ यूनियन, और दोनों कंट्रीज़ को मिला दिया गया। 2 कौन से पार्ट्स मिल गए आपस में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और अब कंट्री का नाम क्या हो गया? United Kingdom of Great Britain. Meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. कहने को तो दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी, लेकिन आफ्टर दिस एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड ने अपनी सारी चीज़ें थोप दी एक तरह से, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। सी, इंग्लैंड एक बहुत कल्चर्ड रिफाइंड कंट्री था। स्कॉटलैंड वॉज इनहेबिटेड बाय ट्राइबल पीपल, अलग अलग क्लैंस के लोग, ट्राइब्स रहते थे वहाँ, एंड द कल्चर वॉज एंटायरली डिफरेंट। बट वन स्कॉटलैंड बिकेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड, धीरे धीरे इंग्लैंड का कल्चर स्कॉटलैंड पर लागू किया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members, क्योंकि पार्लियामेंट में ज़्यादा मेंबर्स कौन थे? इंग्लैंड के।
द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट, धीरे धीरे इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, उसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें दबा दिया गया, और जो कुछ इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लैंड का सिस्टम था, उसे स्कॉटलैंड पर लागू किया गया. द कैथोलिक क्लैंस, अच्छा अब यहाँ भी डिफरेंस था. इंग्लैंड में किसके हाथ में पावर था? प्रोटेस्टेंट्स के हाथ में. और स्कॉटलैंड में ज़्यादातर क्लैंस क्या थे? रोमन कैथोलिक्स. तो अब इन, है ना, ये दो पार्ट्स हैं क्रिश्चियन रिलीजन के. तो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने अब स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स को सप्रेस करना शुरू किया. द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, है ना, उनका सारा कल्चर, रिलीजन दबा दिया गया. Whenever they attempted to assert their independence. Now these Scottish clans, many a times they tried to get their independence, but they were suppressed by the Protestants of England. The Scottish Highlanders, because they were living on mountains, they were known as Scottish Highlanders, were forbidden, उन्हें बैन कर दिया गया, to speak their Gaelic language. Underline करो, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज क्या थी? Gaelic language. or wear their national dress. Even they were not allowed to wear their national dress. उन्हें वही ड्रेस पहननी पड़ती थी जो कि इंग्लैंड में पहनी जाती थी. उन्हें अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनने देते थे. And a large number were forcibly driven out of their homeland. और अगर कोई उनके खिलाफ बोलता भी था तो उन्हें मारकर भगा दिया जाता था. तो एक तरह से इंग्लैंड ने अपने साथ किसको मर्ज किया? स्कॉटलैंड को. स्कॉटलैंड के कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म किया. And whatever was English culture, it was implemented in Scotland. कंट्री का नाम क्या बना ये? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो दो हो गए, दो ज्वाइन हो गए, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. नाउ कम्स आयरलैंड. एक और पार्ट जो था, दैट इज आयरलैंड. आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. आयरलैंड के साथ भी ऐसा हुआ. इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. अब आयरलैंड की भी जो पॉपुलेशन थी वो किस में डिवाइडेड थी? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में. वहाँ के कैथोलिक्स का नंबर ज़्यादा था पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, और प्रोटेस्टेंट्स का कम था. तो और इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था? प्रोटेस्टेंट्स. सो दे हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री. आयरलैंड में मेजॉरिटी थी कैथोलिक्स की. तो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर पावर. कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. जो ब्रिटिश आर्मी थी, इट हेल्प द प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक्स ने अगर रिवोल्ट करने की कोशिश करी आयरलैंड में तो उन्हें दबा दिया गया. आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, अंडरलाइन करो ये, वुल्फटन, ही वॉज अ कैथोलिक लीडर, और उसकी ग्रुप का नाम क्या था? यूनाइटेड आयरिशमैन. इन्होंने रिवोल्ट करने की भी कोशिश करी इन 1798, बट इट वॉज सप्रेस्ड. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. The Act of Union कौन से ईयर में साइन हुआ था? 1707. और आयरलैंड कौन से ईयर में मर्ज हुआ यूनाइटेड किंगडम में? 1801. So it was a very long process, nearly 100 years. ठीक है? So it was a new British nation now. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इंग्लैंड ने पहले स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया और फिर आयरलैंड को. वेल्श एक बहुत छोटा सा पार्ट था जो ऑलरेडी सब्सिडरी था इंग्लैंड का. तो अब ये चारों जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे जहाँ रहते थे, दे बिकेम वन कंट्री इन द ईयर 1801. एक ब्रिटिश नेशन सामने आया. अ न्यू ब्रिटिश नेशन was forged through the propagation of a dominant English culture. स्कॉटलैंड का कल्चर ख़त्म, आयरलैंड का कल्चर ख़त्म जो कि कैथोलिक कल्चर था. इवन स्कॉटलैंड में भी कैथोलिक्स थे तो उन्हें बिल्कुल दबा दिया गया, उनके कल्चर को सप्रेस किया गया, और जो कुछ भी इंग्लैंड में था हर चीज़ वो वहाँ पर लागू की गई. क्या क्या थे देखो? द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, व्हाट आर दे? द ब्रिटिश फ्लैग,
जो कि ब्रिटेन का फ्लैग था, आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिटिश फ्लैग? यूनियन जैक. वो इम्प्लीमेंट किया गया. द नेशनल एंथम, जो कि इंग्लैंड का नेशनल एंथम था, गॉड सेव अ नोबल किंग. इट्स स्टिल द नेशनल एंथम, जो कि इंग्लैंड का था अब पूरे कंट्री का बन गया. द इंग्लिश लैंग्वेज, वो स्कॉटलैंड की गेलिक लैंग्वेज और आयरलैंड की आयरिश लैंग्वेज सब खत्म. अब पूरे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में विच लैंग्वेज बिकेम द मोस्ट पॉपुलर? द इंग्लिश लैंग्वेज, which was the language of England, were actively promoted. पूरे कंट्री में यही इम्प्लीमेंट किए गए. एंड द ओल्डर नेशंस, वो जो स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, दे सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. तो वो सिर्फ क्या बनकर रह गए? सबॉर्डिनेट पार्टनर्स, है ना. दे बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जबकि सेंटर कौन सा स्टेट है उसका? इंग्लैंड. आज भी हम बहुत कम हैं, है ना. इवन ऑफिशियली वी डोंट स्पीक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ द कंट्री इज इंग्लैंड, है ना. कई बार ऑफिशियली भी यही नेम यूज़ होता है. क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा हो या मैचेस हो रहे हो, तब भी हम क्या बोलेंगे? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ये द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी तो पार्ट हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड वॉज द मोस्ट पावरफुल वन, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम भी इस कंट्री का क्या बन गया है? इंग्लैंड. सो दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. समझ में आया वाई द हेडिंग इज गिवन स्ट्रेंज केस? क्योंकि किसी और एम्पायर से एरिया फ्री नहीं कराए गए थे. ऑन दैट आइलैंड ओनली, ब्रिटिश आइलैंड ओनली, जो 4 अलग अलग ग्रुप्स में पीपल डिवाइडेड थे, एथनिक रेसेस में पीपल डिवाइडेड थे, दे वर जॉइंट इनटू वन नेशन. So that is the unification of Great Britain. So we have read about 3 nation states, how they were formed: Germany, Italy and Great Britain. So this process had started in Europe, the spread of nationalism and making of nation state. This process had started there. Rest of the lesson will continue tomorrow. Till then, keep reading.